तो कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। कल उनकी जयंती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और मोदी सरकार का यह एक बड़ा ऐलान है। चलिए तो स्वागत करते हैं सबसे पहले आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत करेंगे फोर्स पर एफआईआर, सुरक्षा बल पर एफआईआर। अभी तक आपने सुना होगा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन अब आप देखेंगे कि सीआरपीएफ पर एफआईआर दर्ज किया गया है, ईडी पर एफआईआर दर्ज करने की स्थिति बनी हुई है और कई सारे मामले हैं जो पेचीदा होते जा रहे हैं। दरअसल मामला मुख्यमंत्री से पूछताछ वाले दिन का है, मामला 20 जनवरी का है, मामला उस निषेधाज्ञा का है जो जब लागू हुआ तो उसकी जानकारी मिल ही नहीं पाई और जिस तिथि को लागू हुआ 20 जनवरी की तिथि थी, हस्ताक्षर भी 20 जनवरी को किए गए। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक निषेधाज्ञा बताई जा रही है, लेकिन इस बीच निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में कई चहलकदमियां हो गई। कैमरे ने सारा कुछ कैद किया है, कैमरा सब कुछ देखता है, तीसरी आंख है। सारे मामले पर चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं डॉक्टर एम तौसीफ साहब। तौसीफ जी स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ आजसू से जुड़े हैं परवाज खान साहब। परवाज स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ भाजपा से जुड़े हैं प्रतुल शाहदेव साहब। प्रतुल जी स्वागत करते हैं आपका। आप तीनों अतिथियों का स्वागत है। चर्चा सुरक्षा बलों की है। उम्मीद करते हैं कि आपस में आपका समन्वय बना रहे ताकि जनता तक आपकी और आपके पार्टी की बात पहुंच जाए। समन्वय जब गड़बड़ाता है तो जनता उलझ जाती है। अगर यह समन्वय बना रहे तो एजेंडा साफ हो जाएगा, क्योंकि मामला सुरक्षा बलों से जुड़ा है और बड़ा मामला है, राष्ट्रीय स्तर का मामला हो गया है। झारखंड में संभवतः यह पहली बार हो रहा है कि 144 निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर किसी सुरक्षा बल, किसी सुरक्षा एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और वो भी सीओ के बयान पर दर्ज की गई है। लेकिन जिस बयान पर दर्ज की गई है, जिस निषेधाज्ञा को आधार बनाया गया है, उस निषेधाज्ञा को जारी कितने बजे किया गया, यह भी जांच का बड़ा विषय है। करेंगे पूरी चर्चा। पहले देखिए यह रिपोर्ट। सीआरपीएफ पर एफआईआर को लेकर सियासी बवाल। बीजेपी ने पूछा सीएम पर क्यों दर्ज नहीं हुआ एफआईआर। जेएमएम का आरोप, राष्ट्रपति शासन लगाने की थी साजिश। सीआरपीएफ पर रांची के गोंदा थाने में केस दर्ज कराया गया है। सीआरपीएफ पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ ही निषेधाज्ञा के उल्लंघन का आरोप है। 20 जनवरी को सीएम आवास में मुख्यमंत्री से ईडी पूछताछ करने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान सीआरपीएफ के जवान सीएम आवास तक पहुंच गए थे। इसी को लेकर रांची टाउन के सीओ मुंशी राम की लिखित शिकायत पर गोंदा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीआरपीएफ पर धारा 143, 188 और 353 के तहत केस दर्ज कराया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर लगाई गई धारा 353 गैर जमानती है, लेकिन सीआरपीएफ पर एफआईआर दर्ज होने पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने पूछा है कि ईडी की पूछताछ के बाद सीएम ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। ऐसे में निषेधाज्ञा उल्लंघन का मामला सीएम पर भी बनता है। बाबूलाल ने पूछा है कि धारा 144 के उल्लंघन को लेकर सीएम पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ है। सबसे पहला मुजरिम और 144 का किसी ने कोई उल्लंघन किया तो हेमंत सोरेन जी ने किया। सीआरपीएफ वाले तो या राज्य सरकार की पुलिस ने भी काफी तादाद में रहे होंगे वहां पर सिक्योरिटी में, तो उनका तो काम है सिक्योरिटी में करना, उनका तो काम है उसके लिए जाना। लेकिन केस तो होना किसके चाहिए था? जेएमएम के उन वर्करों के ऊपर। जेएमएम वालों ने जो भड़काने की बयान दिया था उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर तो उनके ऊपर होने चाहिए था, हेमंत सोरेन के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर होना चाहिए था 144 का। तो उन्होंने उल्लंघन किया। सरकार उनकी है, उनके सरकार ने, उनके पदाधिकारी ने 144 का ऐलान करता है शाम तक और फिर मुख्यमंत्री आकर के गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के भाषण देते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति 8 संवन के बाद अपने घर पे बुलाता है बयान देने के लिए, बयान दर्ज कराने के लिए, और बुलाने के बाद पदाधिकारियों को धौंस दिखाता है, उसके आंखें दिखाता है
और बाहर अपने कार्यकर्ताओं से अपने द्वारा ही झारखंड की सरकार के द्वारा लगाए गए 144 के कानून का उल्लंघन अपने कार्यकर्ताओं को तीर और धनुष के माध्यम से करवाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह पाकिस्तान थोड़ी है जहां आप व्यवस्था के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कुछ कर दीजिएगा और आपको कुछ चेक करने के लिए, आपको नियंत्रण करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। इधर ईडी की पूछताछ के दौरान जेएमएम ने सीआरपीएफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेएमएम ने सीआरपीएफ के जवानों पर जेएमएम कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि न सिर्फ सीआरपीएफ के जवान बल्कि भीम आर्मी के लोगों ने भी जेएमएम कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश थी, लेकिन जेएमएम कार्यकर्ताओं ने धैर्य नहीं खोया और राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। आपको भीम सेना के द्वारा प्रोवोक करने का काम हो रहा था, लोगों ने संयम का परिचय दिया। यही तो चाहते थे लोग, क्योंकि वो भीम आर्मी में हम लोग जानते हैं कि किस पार्टी के कौन कार्यकर्ता थे, सबकी पहचान है। और पूरी तरह से इस राज को अस्थिर करके यहाँ राष्ट्रपति शासन का जो बाट जो के माननीय राज्यपाल बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं कि उनके दबाव की सिहाई सूख जाएगी। हेमंत सोरेन का जो मुख्यमंत्री जी अगर निकल करके सब लोगों को डिस्पर्स करने के लिए कह रहे हैं, उससे पहले उनको ईडी ने घेर रखा था। जैसे ही खत्म हुआ, उन्होंने जाकर के लोगों से निवेदन किया कि भाई आप अपने अपने घर को जाइए, किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तो उनको क्या, जो लोग थे उनको भी उन्होंने मना किया कि भाई अब आप जा सकते हैं, आप क्यों यहाँ पर हैं। तो उसमें अब इस तरह की बात करना, हल्की बातें, हमें लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बाबूलाल मरांडी, जरा पद का गरिमा का ख्याल। टाउन सीओ की शिकायत पर न सिर्फ सीआरपीएफ बल्कि जेएमएम कार्यकर्ताओं और भीम आर्मी पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई। लेकिन जिस निषेधाज्ञा की बात जेएमएम के बड़े नेता कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी जेएमएम कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी तक नहीं थी। प्रदर्शन में शामिल जेएमएम नेताओं ने निषेधाज्ञा को लेकर रांची प्रशासन पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो धारा 144 कब लगाया नहीं लगाया हम लोगों को पता नहीं, ना अखबार में निकाला, ना हम लोगों को बताया, ना हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। हम लोगों ने कोई भी ऐसा उल्लंघन, कानून का उल्लंघन नहीं किया है। और अगर धारा लगाए भी होंगे 144 का, तो हमको लगता है शाम में 7-8 बजे के बाद लगाए होंगे। 20 जनवरी को ईडी की पूछताछ को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सीएम आवास के 500 मीटर की परिधि पर निषेधाज्ञा लगाया था। निषेधाज्ञा सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक लागू था, लेकिन जिस आदेश के आधार पर निषेधाज्ञा लागू हुआ था, उस आदेश पर सदर दंडाधिकारी ने 20 जनवरी को ही हस्ताक्षर किए थे। जबकि अगर किसी इलाके में धारा 144 लागू किया जाता है तो उसकी जानकारी पहले से ही प्रशासन को देनी होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण, विपिन उपाध्याय और राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो 20 जनवरी को ही निषेधाज्ञा लगती है और 20 जनवरी को ही आदेश जारी होता है। 20 जनवरी को ही बिना अनुमति, बिना आदेश सीआरपीएफ के निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र में जाने की बात आती है। और 20 जनवरी को निषेधाज्ञा जब लागू था, उसी समय मुख्यमंत्री के निकल के चौराहे पर खड़े होने की बात सामने आ जाती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है। इस बीच स्वागत करते हैं, हमारे साथ झामुमो से मोहन कर्मकार जी जुड़ गए हैं। मोहन जी, स्वागत करते हैं आपका। पहला सवाल मोहन जी आपसे, भाजपा कह रही है कि सीआरपीएफ पर केस हुआ, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप है, भीम आर्मी पर केस हुआ, झामुमो पर केस हुआ, मुख्यमंत्री पर केस क्यों नहीं हो रहा? जबकि मुख्यमंत्री ने निषेधाज्ञा उल्लंघन करते हुए चौक पर मुख्यमंत्री खड़े हो गए और जनसभा को संबोधित कर दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरह का जो स्थिति को संभाला गया, ये तो काबिले तारीफ है, क्योंकि वैसे सिचुएशन में राज्य में किसी भी तरह का कोई भी घटना हो सकती थी। जिस तरह से सीआरपीएफ वहां पर पहुंची और राज्य की जनता
एक प्रकार से राज्य की चुनी हुई और यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहा है राज्य के भीतर में, उसको अस्थिर करने के लिए चाहे सरकारी एजेंसी के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाए, इस तरह का जो ये लोग षड्यंत्र करके कर रहे थे, जिसमें राज्य के भीतर में एक मैसेज गया जनता के बीच में, और जनता आक्रोश की मुद्दा में सब लोग रोड पर उतर चुके थे। और जनता को ये बात सही है कि वहां 144 धारा लगा हुआ है या क्या है, इससे उसको कोई उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्स वहां पर पहुंचती है और सिचुएशन को और कंट्रोल क्या होगा, सिचुएशन और माने कंट्रोल से बाहर होने वाली थी, ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री का ये विवेक कहिए या उसकी जो इस तरह की काम को कैसे टैकल किया जाए, वो वहां पर स्पॉट पर जा करके और सारा सिचुएशन को उन्होंने कंट्रोल किया, लोगों को शांत कराया। और जो सीआरपीएफ के जवान थे, उनके जो भी ऑफिसर थे, राज्य सरकार के ऑफिसर लोग भी बात करके और उनको वहां से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए लोग निवेदन किए। तो ये अगर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री सिचुएशन को अगर वहां पर नॉर्मल कर दिए, तो इसमें कहां से गलत काम किए। अगर मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचते हैं और वहां पब्लिक के द्वारा या सीआरपीएफ जवान के द्वारा किसी तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वहां पैदा हो जाता और उस तरह से अगर कोई अप्रिय घटना वहां पर घट जाती, तो इससे क्या राज्य में अच्छा मैसेज जाता है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का विवेक कहिए या उसको शासन व्यवस्था को किस तरह से दुरुस्त किया जाता है, पब्लिक को भी कैसे शांत किया जाता है, वो स्पोर्ट में जा करके, ये नहीं कि कोई अपना ऑफिस के चेंबर में बैठ करके आदेश दिए और जाकर के सारा सिचुएशन। आपने अपनी बात पूरी कर ली हो तो मैं बोलूं अब, क्योंकि आप हमेशा आपको तकलीफ होती है कि मैं आपको रोक देता हूं। थोड़ी सी आपको अधूरी जानकारी है। दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जब निकल कर गए थे उस समय ईडी अपनी पूछताछ कर निकल चुकी थी, टीम निकल चुकी थी और माननीय मुख्यमंत्री रात के 8:30 बजे पब्लिक के बीच गए थे। सीआरपीएफ शाम के 3:30 बजे वहां पर पहुंची थी और 4:30 बजे सीआरपीएफ ने उस जगह को खाली कर दिया था। जहां तक जनता पर आक्रोश की बात आप कह रहे हैं कि झामुमो के लोग थे, आक्रोशित थे, ऐसा कोई कैमरा नहीं कहता कि झामुमो के लोग आक्रोशित थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन था, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, जिसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो कार्यकर्ताओं को शाबाशी दी थी, उनकी सराहना की थी कि इतनी देर उन्होंने संयम रखा। लेकिन आपने कह दिया कि आक्रोशित थे। चर्चा सवाल पूछते हैं प्रतुल सहदेव जी से। प्रतुल सहदेव जी, पूछताछ खत्म हो गई। मनोज जी अपने समय पे अपनी बात कहें। मनोज जी, आपकी बातें मैंने पूरी सुन ली, अब आप अपनी समय पे कहें। प्रतुल जी, सवाल आपसे, मुख्यमंत्री माहौल को संभालने गए थे, लेकिन माहौल तो पूरी तरह संभला हुआ था जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। देखिए, सेक्शन 144 कब लगा, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है। और सेक्शन 144 क्या प्रशासन ने अंतिम समय में लगाया? सेक्शन 144 जब भी लगता है तो इसका जो रूल कहता है, रूल बुक मेरे सामने है, आपको लाउड स्पीकर से इसकी सूचना देनी होती है लोगों में। अगर आप तुरंत लगा रहे हैं कि सेक्शन 144 लगा दिया गया है, आप हथियार हरवे के साथ 4 या 5 लोगों से ज़्यादा आप नहीं जमा हो सकते हैं, ये सेक्शन 144 का ले डाउन कंडीशन है। ऐसा कोई अनाउंसमेंट हमने नहीं सुना, हमने कोई वीडियो नहीं देखा, ना किसी अखबार में प्रकाशित देखा। और अखबार में ऐसी कोई अनाउंसमेंट वहां नहीं हुई थी, क्योंकि मैं भी मौके पर मौजूद था। ऐसी कोई अनाउंसमेंट निषेधाज्ञा को लेकर नहीं हुई थी। हाँ, निषेधाज्ञा को लेकर एक रिलीज जारी हुआ था जो पीआरडी ने जारी किया था, जिसका समय 20 तारीख के दोपहर का था, दोपहर 3 बजे के आसपास का था। तो ये सुबह से क्या कर रहे थे? देखिए, जब ईडी से पूछताछ थी उसके पहले किस तरीके का नेताओं का भड़काऊ बयान आ रहा था। सबसे पहले मैं आपको एक सेक्शन 144 का एक पार्ट खाली आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, एक लाइन। द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 144 is curtailment of certain fundamental rights pertaining to freedom of speech, expression, movement and assembly। फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी कर्टेल करने का 144 में प्रावधान है। आते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी पर। मुख्यमंत्री जी रात के 8:30 बजे जस्टिस एलपीएन शाहदो चौक पहुंचते हैं, जो उनके घर के बाउंड्री वॉल से बिल्कुल सटा हुआ है। वहां निषेधाज्ञा लागू थी। वहां वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि लाख पूछताछ कर ले, लाख षड्यंत्र कर ले, ये नहीं डरेगा। ये आप लोग के बीच का भाषण दे रहे थे, हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। वो निषेधाज्ञा का सीधे तौर पर उल्लंघन था। कह रहे थे कि पहली गोली चलेगी तो मैं खाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने सबको धन्यवाद दिया, अभिषेक कि आज आप यहां आए और आप जमा रहे। आप साहब कैसा बात कर रहे हैं? आपने संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की शपथ ली है और आप अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके उस जगह पर जमा है जहां कानूनन उनको जमा नहीं होना चाहिए। तो पहला एफआईआर तो मुख्यमंत्री पर होना चाहिए था, क्यों नहीं मुख्यमंत्री पर एफआईआर हुआ?
जाहिर तौर पर प्रशासन का दोहरा रवैया रहता है, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, ये इनका हमेशा से रहा है। जेएमएम के कार्यकर्ताओं पर बेलेबल सेक्शंस में सारा केसेस हुआ है, और इनके मैं देख रहा था नेता को सुनते हुए कि उनका कहना था कि अगर लगा भी तो रात के 7-8 बजे लगा होगा, हमको जानकारी नहीं थी। पूरे रांची में, प्रदेश में आपको, मीडिया को, किसी को जानकारी नहीं थी कि सेक्शन 144 लगा हुआ है। तो सेक्शन 144 जब लगा हुआ था तो क्या ये जानबूझकर अनाउंसमेंट नहीं कर रहे थे कि सब कार्यकर्ता है, ईडी पर अनुचित दबाव बनाया जाए? तो ये बेहद आपत्तिजनक बात है। जिस तरीके से लोगों को जमा होने दिया गया, हजारों की संख्या में लोग, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है, मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रही है उस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के तहत, और 8वें सम्मन के बाद वो राजवंशी राजकुमार की तरह अपने घर में बुलाकर पूछताछ करवा रहे हैं। उसके बाद हजारों लोग का जमा होना, उसके पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान आया कि जंगली शिकार की तरह साहब अब हम लोग हथियार उठाएंगे। वो आदिवासियों के उस बोतल हथियार की बात कर रहे थे, जल्दी समाप्त करें। जी, चर्चा की थी, जिससे पत्थर तोड़ा जाता है। तो ये बेहद गैर कानूनी है, और हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री पर एफआईआर नहीं करके प्रशासन ने अपना दोहरा चरित्र दिखा दिया। क्यों मुख्यमंत्री पर एफआईआर नहीं हुआ? मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन किया। कानून सबके लिए बराबर है, या वो कानून का बेसिक सिद्धांत भूल गए जो आर्टिकल 14 में वर्णित है कि एवरीबॉडी इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ? तो जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद कानून का मखौल उड़ा रहे थे वो बेहद आपत्तिजनक था। और मैं जो सेंट्रल फोर्सेस के डेपुटेशन है, मैं उसके बारे में उस पे आऊंगा, प्रतुल जी उस पे मैं आऊंगा, उसकी मुझे भी जानकारी में उस पर आऊंगा। एक बार तौफीक जी का रुख करते हैं। तौफीक जी, तौसीफ जी, आरोप एक, जुर्म एक, सजा अलग अलग कैसे हो सकती है? नहीं, देखिए, जो अभी बातें आई हैं कि धारा 144 की जो बात आई है, जी, सीएम आवास है, और सीएम आवास के पास ये तय हो गया है कि 20 तारीख को ईडी वहां पहुंचना है। जी, ये सभी को मालूम है, प्रतुल भाई को भी मालूम है, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता नेता सभी को मालूम है। तो जब सीएम आवास के पास 144 धारा लगा है और आसपास वहां पे फोर्सेस हैं, पुलिस है, सबको पता है इधर से नहीं जाना है, यहाँ से जाना है तो 1 जाना है, 2 जाना है, इस तरह से करके जमा नहीं होना, सभी को मालूम है। ये सारी चीज़ें हैं। बड़े तरीके से ईडी को के जो सम्मन थे उसको एक्सेप्ट किया गया मुख्यमंत्री के माध्यम से, और उनको बोला गया कि उन्होंने ही कहा था कि आप जहाँ पे बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा, तो उनको अपने आवास पे उन्होंने बुलाया और वो आए। लेकिन ज़रूरत क्या थी कि सीआरपीएफ को आने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत, सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है। और जब वो मुख्यमंत्री हैं और एक पार्टी के वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं झारखंड के, जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में उनके कार्यकर्ता भी हैं, उनके सिंपैथाइजर भी हैं, उनके चाहने वाले भी हैं। जब ईडी इतने दिनों तक लगातार उनको तंग करती रही तो ये ऑब्वियस है कि जब उनको बुलाया जाएगा। एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा, एक सेकंड रोकना चाहूंगा। सीआरपीएफ की अभी हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, मैंने ये बोला आपको कि जुर्म एक ही है। मैंने मान लिया कि निषेधाज्ञा था, सीआरपीएफ ने भी उल्लंघन किया, चलिए जनता ने भी मान लिया, झामुमो के कार्यकर्ताओं ने भी उल्लंघन कर दिया, ये भी मान लिया, भीम आर्मी ने भी उल्लंघन किया, लेकिन निकले तो मुख्यमंत्री भी आवास से बाहर, और मुख्यमंत्री भी जब गए वहां पर तो उनके साथ काफी लोग आवास से निकल कर गए। कितने बजे जो कैमरे थे? मुख्यमंत्री 8:30 बजे मुख्यमंत्री, तो 8:30 बजे गए ना, वो 3:30 बजे तो गए नहीं, 4:30 बजे नहीं गए, 5:30 बजे नहीं गए, वो तो ईडी के पास थे। लेकिन जब इतने बड़े तादाद नहीं, जब निषेधाज्ञा सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक थी, तो आप एकदम बिल्कुल आप एकदम आप जो कह रहे हैं बात ये है कि जब इतने बड़े तादाद में लोग, जब कार्यकर्ता जमा होता है तो वो तो कोई इस तरह से नहीं जाकर के उन्होंने कहा कि उग्र हो जाना है। उन्होंने तो ये कहा कि भाई अब अपने अपने आप, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आप आए, आप जो मेरे ऊपर जो विश्वास जताया, लेकिन आपका धन्यवाद, अब अपने अपने घरों को चले जाएं। ऐसा सुना उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा। अब देखिए, उन्होंने कहा जाने के लिए कि अपने अपने घर चल, बिल्कुल आप देख लीजिए, मैंने सुना है आपके कैमरे पे। अगर आपने सुना नहीं, वो तो जो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं है। लेकिन तौसीफ जी, जब निषेधाज्ञा जिला प्रशासन ने लगाया है, राज्य सरकार के आदेश पर ही निषेधाज्ञा लगी होगी, वहां पर किसी को भी जनसभा को संबोधित करने का, हम 2 मिनट के लिए नहीं मानते कि सीएम साहब हैं, जनसभा को संबोधित करने का अधिकार वही जिला प्रशासन कैसे दे सकता है? नहीं, देखिए, है क्या कि जब बड़े तादाद में जब कार्यकर्ता पहुंचते हैं, सिंपैथाइजर पहुंचते हैं, तो निषेधाज्ञा लगाई है। ठीक है, पहुंचते हैं और वो उनको जाने के लिए उनको इंतजार होता है कि मेरा नेता आए और अपने
दो शब्द मुझे कहे, ये इंतजार होता है। वो कहीं पे भी आप देखेंगे, चाहे वो किसी का भी लीडर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो, या किसी का भी हो, तो वो इंतजार होता है, उत्सुकता होती है कि हमारे नेता के साथ जो पूछताछ हुई है, जो लगातार ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एलायंस पार्टनर बना हुआ है, जो परेशान कर रहा है, तो एक होता है, उत्सुकता होती है कि उसमें उन्होंने जा करके कहा कि भाई अब अपने अपने घर चले जाएं, और जो सारी चीजें हुई हैं, वो पूछताछ हुई है, चाहे जितना भी जो भी उन्होंने कहा, तो परेशान तो एक तरह से किया ही जा रहा है। लेकिन इस चीज को झारखंड की जनता जो है, देखिए झारखंड की जनता जो है वो कब तक बर्दाश्त करेगी? जबरदस्ती किसी को आप सम्मान पे सम्मान पे सम्मान आप देते चले जाएंगे, और कहीं कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहिया वाला हिसाब है। आप इस तरह से अगर करते रहेंगे तो कोई भी, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब कार्यकर्ता वहां पे आएगा तो वो चाहेगा कि हमारा नेता आए और अपनी बातों को कहे। बिल्कुल, भले हमारा नेता अपनी स्वीकृति, अपनी सहमति से पूछताछ के लिए बुलाए 7 संबंध के बाद 8वें पत्र पर। नहीं, ईडी ने तो ये कहा कि साहब आप मुझे कहीं भी बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा। और वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई साधारण आदमी नहीं है। आपने, हमने सभी लोगों ने बनाया है। नहीं, बिल्कुल, आपने वोट दिया है, प्रतुल जी ने भी वोट दिया है, सारे लोगों ने वोट करके एक सीएम बनाया है, ठीक है ना? चलिए, तो ये सीएम सभी ने वोट दे करके उनको बनाया है, वो सीएम है, और आप बार बार पूछ रहे हैं उनसे कि आप ही मुझे बुला लीजिए, तो सबकी व्यस्तता होती है। वो राज्य को चला रहे हैं ना, पर भी बात करेंगे, जो राज्य को चला रहे हैं, तो इस पे उन्होंने बुला लिया। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं, जो ईडी के जो सम्मान है उसको इग्नोर कर रहे हैं। जब उन्होंने ईडी के सम्मान को एक्सेप्ट किया तो आप कुछ और कह रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को समझना पड़ेगा, अपने हिसाब से चलना नहीं होगा ना। राज्य की जनता ने जब आपको मौका दिया, हमारे साथी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2 मिनट रुकना चाहूंगा आप लोगों को। परवाज जी, आपके पास लौटता हूं तुरंत। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश जी, तौसीफ जी कह रहे हैं कि निषेधाज्ञा लगी हुई थी, जनाक्रोश बढ़ा हुआ था, सीएम साहब निकलकर जनाक्रोश को थामने गए थे, जनाक्रोश को रोकने गए थे। हालांकि वो निषेधाज्ञा जनाक्रोश को देखते हुए ही लगाई गई थी, लेकिन उसी निषेधाज्ञा में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, उन पर प्राथमिकी नहीं होती, जिसको लेकर भाजपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, और उसी निषेधाज्ञा को लेकर 3 प्राथमिकियां दर्ज हो जाती हैं। कानून के लिए क्या लोग अलग अलग होते हैं या नियम अलग अलग होते हैं? राकेश जी, देखिए, इससे कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कानूनी पक्ष की बात की जा सकती है, और राजनीतिक जो विवाद चल रहा है, राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि एक ही स्थान पर, एक ही जगह पे अगर 144 लगाया गया है, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान कैसे हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। और साथ साथ ये भी सवाल होगा कि जिन सुरक्षा कर्मियों पर तमाम लोग भरोसा करते हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, सेना के जवान हो, या बाकी स्टेट पुलिस के जवान हो, वो लोग जब भी कहीं मूवमेंट होती है तो कहीं ना कहीं किसी बायस्ड होकर किसी चीज को नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कल 20 तारीख को जो सुरक्षा की बात आई थी सीआरपीएफ के मूवमेंट की, किसके इशारे पे हुई थी ये तो जांच का विषय होगा। लेकिन अगर उनके पहुंचने के बाद से किसी प्रकार की स्थिति खराब हो सकती है, ये भी एक सोचने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सीआरपीएफ के मूवमेंट पर मैं जरूरी जानकारियां दूंगा, जो मुझे लग रहा है शायद अतिथियों के पास भी जानकारी नहीं और आपके पास भी जानकारी नहीं। पहले मैं सुन लेता हूं, फिर मैं सीआरपीएफ के मूवमेंट पर भी जानकारी दूंगा। आ रहा हूं प्रतुल जी। अभी मैं सीएम पर बात कर रहा था कि क्या इस मामले में भाजपा ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगा दिए हैं कि मुख्यमंत्री पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी राज्य के नागरिक हैं, और निषेधाज्ञा है, सरकार का काम है निषेधाज्ञा अगर लागू किया है तो सरकार खुद तो उल्लंघन कर नहीं सकती। राकेश जी, देखिए, ये तो सवाल खड़ा होता ही रहा है। अभी खास करके बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी सवाल को सामने रखा है, और साफ तौर पे उनका कहना था कि अगर 144 लगा हुआ है तो सबके लिए लागू होना चाहिए था, कानून में सबके लिए प्रावधान एक होने चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, और आने वाले समय में भी लगता है कि इस पर बातचीत होगी, बहस भी होगी, और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे तो किस तरीके से वहां के लोगों को संबोधित किया, वहां जितने लोग पहुंचे उनके साथ क्यों उस जगह पहुंचे, और ये धारा 144 के खिलाफ होता है या नहीं होता है, ये सारी चीजें जांच के दायरे में आएंगी। लेकिन फिलहाल राजनीति तेज है, और मुझे लगता है कि राजनीतिक बयानबाजी के बीच से इन सारे मसलों पर भी बार बार चर्चा की जाएगी। जी
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जांच के दायरे में तो आना चाहिए। प्रतुल जी आपकी उंगली बार बार उठ रही है, लेकिन एक बार परवाज जी को भी सुन लेते हैं। परवाज जी के बाद फिर आपके पास आ जाऊं। आप आराम से फिर परवाज जी से बात करें, मुझे सिर्फ 30 सेकंड। चलिए 1 मिनट। राकेश जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं प्रतुल जी, आप अपनी बात खत्म। देखिए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, मॉबोक्रेसी में नहीं रहते, जहां मॉब हावी हो जाए, जो भीड़ तंत्र है वो लोकतंत्र पर हावी हो जाए। और अभी मैं सुन रहा था सत्ताधारी दल के नेता का कहना कि मुख्यमंत्री साहब वो सबके समान नागरिक नहीं है। मुझे लगता है बहुत संक्षिप्त में इनको याद दिलाने का समय आ गया कि राम राज की जब परिकल्पना थी तो राजा का बेटा और एक रंग का बेटा सबको समान अधिकार था। उसके बाद चाइनीज थिंकर हुआंग जोंग ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो मॉडर्न लॉ का बेस माना जाता है, लेकिन मैंने नहीं टोका, जिसको बेसिक माना जाता है, उसमें उन्होंने लिखा था कि सब कानून के में आप अपनी उसमें अब आप अपने स्टडी को एक्सप्लोर करें। इसी कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, मैं अब चाइना को भी जानता हूँ, रशिया को भी जानता हूँ और अमेरिका को भी जानता हूँ। अरे भाई आप आइए ना, मुद्दे पे आकर के बात करिए। कितने बड़े काबिल है, कितने बड़े आप स्कॉलर हैं, आपके बताने की जरूरत नहीं है। आपके विरोध करने से बातें, आपके विरोध करने का समय ज्यादा मार्क्स को बता रहे हैं आप। नहीं, आप आइए मुद्दे पे आइए। प्रतुल जी एक चीज मुद्दे पे आकर बात करें, मुद्दे पे आकर के बात करिए ना। बात सीएम की हो रही है। तौसीफ जी मैं हूँ उसके लिए, ठीक है ना भाई, टोकने के लिए मैं हूँ, टोकने के लिए मैं हूँ। मैं प्रतुल जी मुद्दे पर बात कर रहा हूं। थियोसिडीज ने मॉडर्न एथेंस के जो कंसेप्ट था अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था, जिसको मैंने जीता और जिसको मैं जीतने जा रहा हूं। सबके अधिकार जो समान है, यूएनओ का डिक्लेरेशन था 1945 का, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, और जो आर्टिकल 14 संविधान का वो भी कहता है। अब बताना क्या चाह रहे हैं समझ ही में नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं जब हम अरे भाई क्या आप देखिए, ऐसा है अपनी काबिलियत बताने के चक्कर में कहां से कहां चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल वो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, आपके भी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास थे, बाबूलाल मरांडी थे, अर्जुन मुंडा जी थे, सभी मुख्यमंत्री कह रही है कि मुख्यमंत्री समय नहीं होता है। हो गया एक ब्रेक का। कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो खास होते हैं, मुख्यमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री है, उनको सम्मान किया जाता है, वो आते हैं। लेकिन निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र में मुख्यमंत्री का जाना सवाल तो खड़े करता है। लाजमी है कि अगर नियम आपने बनाए हैं साहब, तो नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार तो आपको कतई नहीं मिल जाता, ऐसा कानून कहते हैं। वक्त है एक ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। सीएम के जाने न जाने पर तो सवाल हो गए, आपने सबके जवाब भी सुन लिए। कोई सीएम को खास बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं कि सब कानून के नजर में सब एक हैं, हमारी नजर में भी सब लोग एक हैं। आपसे एक खास सवाल है परवाज, प्राथमिकियां 3 दर्ज होती हैं, एक झामुमो कार्यकर्ताओं पर होती है, एक भीम आर्मी पर होती है और एक सीआरपीएफ पर होती है। तीनों पर 143 और 188 धाराएं लगाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ सीआरपीएफ पर 353 धारा लगाई जाती है, जो सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने की धारा है, गैर जमानती धारा है। आरोप तो एक ही है, एक ही जुर्म है तीनों का, तो फिर यह गैर जमानती धारा सीआरपीएफ पर, जो सुरक्षा बल है, जो सहयोग करने के लिए आप बुलाते हैं, बुलाए जाते हैं। और यहां आप सबों की एक जानकारी में एक चीज दे दूं, ईडी को यह अधिकार है केंद्रीय गृह मंत्रालय से, ईडी को यह आदेश है कि ईडी, और सीआरपीएफ को भी यह आदेश है कि ईडी जब चाहे सीआरपीएफ की जितनी टुकड़ियां चाहे, जितनी कंपनियां चाहे, अपने सुरक्षा के लिए ले सकती है, अपनी कार्रवाई के लिए ले सकती है। तो यह केस कितने दिन टिकेगा कोर्ट में, यह कहना मुश्किल होगा। लेकिन सवाल परवाज से यह है कि मंशा साफ कीजिए, सरकार ने सीआरपीएफ पर 353 क्यों लगाया, जबकि सीआरपीएफ सुरक्षा बल है। आज नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ टकरा रहे हैं, कई लोग शहीद हो रहे हैं, मिट्टी लाल हो रही है, झारखंड की सीआरपीएफ के बच्चे, सीआरपीएफ के जवान शहीद हो रहे हैं, आखिर उन पर 353, ये कहां का इंसाफ है? धन्यवाद अभिषेक जी, लंबे समय अंतराल के बाद आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए। उम्मीद है कि 2-4 मिनट मेरी ही बात सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देता हूं, आपके दर्शकों को, कि विधि सम्मत, आस्था सम्मत कल भगवान श्री राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके लिए सभी देशवासियों की बधाई। दूसरा, आज
पराक्रम दिवस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है, उसकी भी बधाई। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात, दलित शोषित नेता कर्पूरी ठाकुर जी को आज भारत सरकार ने, एनडीए सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आता हूं, जो आपने प्रश्न बधाइयां दे दी आपने, सवाल याद है ना? एकदम अच्छी तरह से याद है। अब मैं आता हूं, एक गालिब साहब का एक बहुत बड़ा अच्छा एक शेर था, यही भूल करता रहा धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा जी। ये आप जो अभी जो धारा 144 का उल्लंघन ईडी पे और पे जो आपने बोला कि इस पे केस हुई है, तो इसमें सिंपल सा बात है, देश संविधान पे चलता है, कानून सम्मत चलता है। जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में साफ कहा कि सीआरपीएफ को अपना सुरक्षा के लिए, सीआरपीएफ सुरक्षा के लिए, ईडी के लिए वो काफ़ी है। लेकिन ये भी तो आप देखिए, पूर्व में आप ही के चैनल पे डिबेट में हम लोग देखे थे, जिसका आप पटाक्षेप भी किए थे न्यूज़ 11, कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसी सीआरपीएफ के खिलाफ जेल में साजिश रची गई, ईडी के खिलाफ। तो उसका सुरक्षा का दायित्व कौन लेगा? राज्य सरकार का जो कानून व्यवस्था का जो उसको संविधान ने जो अधिकार दिया है, वो कहीं अगर फेल दिखा, तब केंद्रीय एजेंसियों को अगर उस सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य के ही जवान उस पर रहेंगे जी। अब यह है कि आमंत्रण पे, अब इस चीज को देखिए कि ईडी का जो बुलावा आया, ईडी वहां पे जब मुख्यमंत्री आवास तक गए, तो मुख्यमंत्री आवास के लिए ईडी ऐसे ही नहीं चला गया, हवा मुड़ के सीधे चॉपर से लैंड नहीं किया। एक ईडी भ्रष्टाचार का जो उद्भेदन था, जो ईडी का काम है, जहां न्याय उचित कार्य होना चाहिए, उसके हिसाब से वो ट्रेल का पीछा करते करते मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। अब मुख्यमंत्री को लगभग कितने सम्मान देने के बाद उनके आग्रह पे ईडी वहां पे पहुंचा था, मुख्यमंत्री आवास के पास। लेकिन आप देखिए कि राज्य में बैठे हुए लोगों की मंशा और दृष्टि देखिए कि आप धारा 144 इंपोज करते हैं, राज्य का मशीनरी को आप यूज करते हैं, एक विज्ञप्ति जारी कर देते हैं, और आप उनके नेता भी बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है कि 144 है। बड़े बड़े एसयूवी से आते हैं, मीम बनाने के लिए बैठ जाते हैं, और ईडी का आप विरोध करते हैं जी। और इस तरह से कोई भी अगर या सपना आता है या भ्रम फैलाना आता है, तो उसके लिए आप बोलने लगते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। अरे भाई, राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, ये क्या लगने वाला है? अगर आप में दोष है, अगर आप में दोष मुक्त होना है, तो हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो जी का भी तो सलाह को स्वीकार कीजिए। अगर आप में दोष है तो आप सीधे ईडी के समक्ष में पेश होइए, आप अपने आप को दोष मुक्त कीजिए। आज जो ईडी के समक्ष पेश होइए, तो ईडी के समक्ष तो सीएम पेश हो रहे थे। अगला सवाल झामुमो से, मोहन कर्मकार पेश कहाँ हो रहे थे? आप भ्रम फैला रहे थे ना, ये तरह का भ्रम फैलाना। ये मेरे बात को कंप्लीट कर लेनी है, 30 सेकंड। परवाह जी जल्दी खत्म कर। एकदम आप कंप्लीट, आप अपने आप को दोष मुक्त कर लेते, केंद्रीय एजेंसी के समक्ष आप बैठते। अब सारा कुछ क्लियर होने के बाद जो वादा किए थे आप अपने वो चुनावी वादा में, उसको आप डिलीवर करते। आप तो इसी ईडी के और इस तरह का चीज को लेके एक भ्रम फैला दे रहे हैं और आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो भाई, इस तरह का चीज को राज्य की जनता हो, चाहे पढ़े लिखे लोग, सब भली भांति जान गए हैं कि ये 2024 सरकार की विदाई वर्ष है। जूम से जुड़े हुए मोहन जी, बहुत देर से आप प्रतीक्षा कर रहे थे। आपसे एक सवाल है, सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 7 सम्मन किए, 8वीं बार पत्र लिखा, उन्हें तिथि बताई गई कि भाई इस तिथि के बीच हमें अवसर दीजिए। मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी, सहमति दी, अपने आवास पर बुलाया। ये जब तक 7 सम्मन होते रहे, कहीं राज्य में कोई आक्रोश नहीं दिखा, कहीं कोई सड़क पर नहीं उतरा। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री स्वीकृति देते हैं कि हाँ आप आइए सीएम हाउस में, मुझसे पूछिए, मुझसे बातचीत कीजिए, तब साहेबगंज बंद का ऐलान हो जाता है मुख्यमंत्री की सहमति के बाद। जनता के आक्रोश की बात आने लगती है, बंधु तिर्की ढेल मुगरा निकालने की बात करते हैं, और लोग भारी संख्या में मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंच जाते हैं 20 जनवरी को। आपके नेता हैं, नेता की सहमति है, नेता की स्वीकृति है, तो क्या जनता अपने नेता को भी नहीं सुनती? झामुमो में आक्रोश कैसा? है कि देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री को जरूर ईडी उसमें नोटिस किया गया था, लेकिन तब तक वो सिचुएशन नहीं था कि वहां पर ईडी आ रहे हैं या ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री उपस्थित हो रहे हैं, अपना बयान दर्ज कर रहे हैं। वो स्थिति वहां तब तक नहीं आ चुका था। जब ये 8वां संबंध वहां आ गया और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से समय निर्धारित किया गया अपने आवासीय कार्यालय में, तो वहां पर ईडी पहुंचती है।
तो निश्चित तौर पर राज्य के भीतर जो कार्यकर्ता हो, जनता हो, उसके बीच में एक नेगेटिव विचारधारा उन लोग के मन में चला जाता है। नेगेटिव, मेरी बात को पूरा सुन लीजिए। ये जाती है कि जहां जहां ईडी पहुंचती है वहां उनके नेता हो, उनके वैसे सम्मानित व्यक्ति हो, उसको परेशान करने के लिए या उसको किसी तरह का प्रताड़ित करने के लिए या सरकार को अस्थिर करने के लिए कई ऐसी घटनाएं देश के भीतर में कई राज्यों में हुआ है। तो इस तरह की ना उल्लेख भी कर दीजिए। परवाज जी उनको खत्म कर लीजिए, बोलिए। बंद का आह्वान किए थे उसमें माननीय मुख्यमंत्री का कहीं भी सहमति नहीं था, कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री का कोई आदेश नहीं था। तो बिना सहमति के, बिना नेता की सहमति के बंद बुला लेते हैं आप लोग? निश्चित तौर पर ये कार्यकर्ता और ये के द्वारा ये किया गया है और ये चीज जो अनुशासन से बाहर का मामला हो जा रहा है मोहन जी। तब तो आपकी पार्टी में अनुशासनहीनता है, फिर तो अनुशासन कोई मानता ही नहीं। अगर नेताओं को नहीं पता है, कार्यकर्ता बंद बुला ले रहे हैं, मुश्किल में तो वो आम लोग पड़ते हैं जो सब्जी का बाजार लगाते हैं, जो राशन की दुकान लगाते हैं, जो स्कूटर का पंचर बनाते हैं। आप बंद बुलाते हैं, आप सिस्टम के खिलाफ बंद बुला रहे हैं, आप ही सहमति दे रहे हैं, आप ही स्वीकृति दे रहे हैं। आप 7 संबंध पर नहीं गए, आप 8वें पर भी ना जाते साहब, लेकिन आपने बुलाया पूछताछ के लिए। रास्ता बैरिकेड कर दे रहे हैं आम जनता के लिए। प्रतुल जी आप कुछ कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि भाई आज तो पहले नई जानकारी मिली कि कानून की नजरों में मुख्यमंत्री आम नहीं खास है। सही बात। और अभी मैं सुन रहा था कि जिस तरीके से सेक्शन 144 मान लीजिए कि लग भी गया और लोगों को पता भी था, फिर मुख्यमंत्री के घर के आसपास इतना मजमा कैसे लगने दिया गया, वो भी ईडी की इंक्वायरी के समय? वही सवाल तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में आप इंटरफेयर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री का भाषण मेरे पास पूरा 7 मिनट का है, आप कहें तो मैं सुना दूं। उसमें तो वो भाषण दे रहे हो, अंतिम में सबको आभार व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग आए इसके लिए आभार और आने के लिए आभार। और देखिए आपने एक बहुत बड़ा दर्शकों को बताया, आपके चैनल का साधुवाद, ये पीएमएलए की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सेक्शन 54 है, जिसमें साफ वर्णित है कि सर्टेन ऑफिसर्स टू असिस्ट इन इंक्वायरी, जो कौन कौन अधिकारी ईडी को असिस्ट करेंगे उसमें एफ में है ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, यानी जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस एक्ट 1949 के तहत सीआरपीएफ बनी है, वो भी ईडी के अफसरों की सुरक्षा के लिए आई थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं आई थी। और ईडी को शक्तियां हैं साहब पीएमएलए की धारा 54 में कि वो सीधे तौर पर सेंट्रल एजेंसीज को बुला ले। क्यों नहीं बुलाए? आपके तो अधिकारी जो आपके नेता हैं वो कह रहे हैं कि ईडी का सेंधरा करेंगे। जंगली शिकार में क्या होता है? क्या ईडी के अधिकारी जानवर है, उनका आप हत्या कर देंगे? और क्या जिस तरीके से मैं फाइनल पॉइंट आपको बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री पर एफआईआर नहीं होना पूरे मामले को हास्यास्पद बना देता है। महामहिम को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है। और पीएमएलए की धारा 54 जब कहती है कि ईडी को शक्तियां हैं सेंट्रल फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस को बुलाने की, तो फिर आपने नक्सलियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने वाले सीआरपीएफ का मनोबल तोड़ने की नापाक कोशिश की है। ये देशद्रोही कदम है साहब। आपने सीआरपीएफ पर एफआईआर किया जो अपने ड्यूटी को निभा रहे थे, और सेंट्रल फोर्सेस इन लाइन ऑफ ड्यूटी, और आप 353 लगा रहे हैं। और पीएमएलए में साफ है कि ईडी बुला सकती है केंद्रीय फोर्सेस को, स्टेट पुलिस को, असाधारण शक्तियां दी गई है। पार्लियामेंट के एक्ट से ये पास है, ये प्रतुल शाहदेव का ब्रीफ नहीं है। तो उसके बाद जो ड्यूटी उस पे आपने सरकारी कार्य में बाधा का आरोप लगाया, आपने आर्म फोर्सेस का मोरल तोड़ने की कोशिश की है, और ये देशद्रोही काम आपने ये कह दिया। चलिए तौसीफ जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि सीआरपीएफ को अमूमन 2 चीजों पे, 2 बातों पर अमल करने का अधिकार होता है। पहला ये होता है कि राज्य पुलिस जब सीआरपीएफ को असिस्ट करने के लिए बुलाती है तो सीआरपीएफ असिस्ट करने के लिए जाती है, या केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश प्राप्त होता है, तब सीआरपीएफ डायरेक्ट इंटरवेन कर सकती है। उस समय राज्य पुलिस की भी नहीं सुनेगी। और ईडी के साथ, अगर ईडी के साथ मामला लंबा चल रहा है, झारखंड का लीगलिटीज पढ़ रहे हैं, आपके पास महाधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता की राय पर एक एक स्टेप लिया जाता है, बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब का झारखंड आना जाना लगा हुआ है, कई बड़े नाम है। ऐसे में यह जानकारी होनी चाहिए थी कि ईडी को यह अधिकार है कि ईडी सीआरपीएफ की टुकड़ियां बढ़ा सकता है, घटा सकता है। जवानों पर प्राथमिकी दर्ज करना, वो भी गैर जमानती धाराओं में, 353 गैर जमानती धारा है। आखिर ये सुरक्षा बल के खिलाफ क्या राज्य सरकार कोई मुहिम छेड़ने जा रही है? केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ कोई युद्ध का माहौल बनने वाला है? जनता जानना चाहती है, जनता परेशान है कि क्या देख रहे हैं हम लोग। सही बात। ये देखिए, सीआरपीएफ
को आने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। जिस तरह से ईडी के कार्यालय से लेकर के सीएम आवास तक झारखंड पुलिस ने चारों तरफ अपनी फोर्स को खड़ा कर रखा था और उनकी जो हिफाजत के लिए सारे लोग खड़े थे, तो इसमें कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि सीआरपीएफ को आने की ज़रूरत है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए शायद आपको कुछ एक सेकंड रोक रहा हूं, आप ये मत कहिएगा आपको क्रॉस कर रहा हूं। बंगाल में भी नहीं लगता था सरकार को कि सीआरपीएफ को आने की जरूरत है, ईडी पर हमला हो गया। मुझे तौसीफ जी से बात कर लेने दें। आप अभी कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता था कि सीआरपीएफ को आने की जरूरत है। जेल में साजिश रचने की बात थी महाराज, कोर्ट ने यह पूछ दिया कि क्या ये स्टेटस रिपोर्ट जो मिली है इसको राज्य सरकार के साथ साझा की जा सकती है या नहीं, उस पर इंक्वायरी चल रही है। देखिए ऐसा नहीं, मुझे बात पूरी कर लेने दो। जेल वाला भी संशोधन कर लीजिए अभिषेक, उसमें बात पूरी कर लेने दे। मैंने बता दिया, जेल मैंने जोड़ दिया। झारखंड की भी स्थिति कमोबेश उसी तरीके की तरफ बढ़ रही है। उस दिन जो लोग लैस थे, जो बताया जा रहा है तीर धनुष के साथ आए हुए थे लोग, परंपरागत हथियारों से लैस थे। बंधु तिर्की ने, आपके नेता है बंधु तिर्की, कांग्रेस के कद्दावर नेता है, एक हफ्ते पहले कहते हैं कि ढलमुंगरा निकलेगा तो मुश्किल हो जाएगी ईडी वालों को। किससे मांगेंगे सुरक्षा? सुरक्षा वापस कर चुके हैं राज्य पुलिस की। देखिए ईडी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की, लिखित और झारखंड पुलिस ने बड़े तरीके से उनके ऑफिस से लेकर के सीएम आवास तक पूरे रास्ते में चप्पे चप्पे पर फोर्स को खड़ा कर रखा। बहुत बेहतर है। और कहीं पे भी किसी भी तरह की अगर थोड़ी भी कुछ होती तो पूरी जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की थी। तो झारखंड पुलिस के जो डीजी थे, डीजीपी थे, या जो भी आला अधिकारी थे, वो सारे लोगों ने इस चीज को बड़े सेटिस्फैक्शन तरीके से समझ रखा था कि किसी भी तरह का उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये सब सारी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद वापस कर दी गई। उसके बावजूद अगर सीआरपीएफ आता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि इस देश में सीआरपीएफ का जो योगदान है, झारखंड में जो सीआरपीएफ का योगदान है, और उसे कोई भुला नहीं सकता है, कोई उसे इनकार नहीं कर सकता। ये सारी चीजें असंवैधानिक तरीके से काम करना शुरू कर दिया है, जो सीबीआई ने काम करना शुरू कर दिया है, जो आईटी ने काम करना शुरू कर दिया है, जो अनकंस्टिट्यूशनल है, जो संविधान के खिलाफ इन लोगों ने काम, इन्होंने खुद अभी आप सब पर केस कर दीजिएगा। अभी अगर ईडी जांच कर रही है तौसीफ जी, तो आप सीआरपीएफ पर, सेना पर सब पर केस कीजिएगा। ईडी अभी आपने कहा ईडी तो संविधान के खिलाफ। महाराष्ट्र में जाकर के अजीत पवार को कहते हैं कि भ्रष्टाचारी है, 72,000 करोड़ में घोटाले में शामिल है, और दूसरे रोज आप सीएम को उसको बनाते हैं। तो ये किस तरह की आपकी राजनीति है? आप जनता को बताना चाहेंगे 72,000 करोड़ में घोटाले में जो शामिल है, उसको रातों रात डिप्टी सीएम बनाते हैं। ये इनका कैरेक्टर है। 72,000 करोड़ के घोटाले में ये शामिल है, और दूसरे रोज सुबह में डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का बना दिया जाता है। तो ईडी को भी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के करप्ट नेताओं के खिलाफ ईडी कार्रवाई करे, भारतीय जनता पार्टी के घोटालेबाज नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई करे। ये होना चाहिए, ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। दोनों की बातें सुनते हैं। अभी समय है, जिस सीआरपीएफ को आप दशहरा के समय बुलाते हैं हिफाजत के लिए, जिस सीआरपीएफ को आप ईद के समय बुलाते हैं, बकरीद के समय बुलाते हैं, जिस सीआरपीएफ को आप जंगलों में ऑपरेशंस के लिए उतारते हैं, उसी सीआरपीएफ पर आप केस दर्ज करते हैं 353 पर, धारा 353 लगाकर कि सरकारी काम में बाधा है। दूसरी तरफ एक बार फिर 9वां सम्मन भी हो गया है मुख्यमंत्री को। पूछताछ कहां होगी, कैसे होगी, अब इस पर 1-2 दिन के बाद पता चलेगा कि कहां पूछताछ होनी है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो फिर सवाल खड़े होने हैं। परवाज, जल्दी बात खत्म कीजिएगा, हमारे पास 3 मिनट है, 1-1 मिनट में बात खत्म कीजिएगा। ये आश्चर्य नहीं करने वाला है, ये बड़ा विडंबना है कि झारखंड में जो जिस तरह से जो नक्सलवाद रहा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए केंद्र एजेंसियों का कितना बड़ा भागीदारी रहा। अब छोटा सा जब आप में दोष है, जब उस चीज को ईडी अगर ट्रेल का पीछा करते करते आपके पास पहुंची है,
तो उस चीज के लिए कि आपको कहीं ना कहीं अपना दोष मुक्त होने के लिए आप उसको ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए, ना कि इतने सम्मान बुलाने के बाद अपने कार्यकर्ता को रोड में बैठा के किसी तरह माहौल बना के इस तरह का चीज अगर कर रहे हैं तो राज्य के जनता के प्रति जो आपने वादा करके जो भ्रम फैला के जो सत्ता पे काबिज हो गए थे उसी तरह आप भ्रम फैलाना चाहते हैं। और राज्य की जनता इसको भली भांति जान गई है। 4 साल बहुत बड़ा टाइम होता है राज्य के लिए। ये राज्य जितना आगे बढ़ रहा था ना उसको आप बहुत पीछे लेके चले गए। ये छोटी छोटी राजनीति बात जल्दी खत्म ये सब चीज को विवेक को देखते हुए अब जनता मन बना ली है कि ये 2024 आप चलिए जनता का फैसला जनता पर छोड़ते हैं। तौसीफ साहब का रुख करते हैं सीधे सीधे। तौसीफ साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये जिला प्रशासन की ये कार्रवाई, मैं सरकार की नहीं कह रहा, मैं जिला प्रशासन की ये कार्रवाई कि पहले तो आप साहब निषेधाज्ञा जारी करते हैं तो निषेधाज्ञा दिन के 3 बजे जारी करते हैं और समय लिखते हैं सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक। मीडिया को भी निषेधाज्ञा 3 बजे पता चलती है सीआरपीएफ के आ जाने के बाद। झामुमो के जो कार्यकर्ता सुबह से बेचारे डटे हुए थे उनको भी नहीं पता है कि निषेधाज्ञा लगी हुई है, सीआरपीएफ को भी नहीं पता है निषेधाज्ञा लगी हुई है। और उसके बाद आप 3 एफआईआर करते हैं एक ही मामले में और सुरक्षा बल पर आप 353 लगा देते हैं। आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, सुरक्षा बल को भी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि जब जरूरत नहीं है तो फिर आने की जरूरत क्या है? ये कौन, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, हम लोग इज्जत करते हैं। सीआरपीएफ हमारे लिए बहुत बड़ा जो सुरक्षा निर्णय कौन करेगा कि जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल। जब ये पहले से समय निर्धारित था कि सीएम आवास में ईडी जाएगा और ईडी जाकर के पूछताछ करेगा और ईडी के अधिकारियों ने यहाँ के पुलिस अधिकारी से भी संपर्क किया था, तो ये सब सारी चीजें हो गई थी और सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था जाने की जरूरत नहीं थी। जब वहां पे जाने की जरूरत नहीं, सुरक्षा बल अगर गई वहां नहीं जाने की जरूरत, वो तो आक्रोशित करने के लिए वहां पे जो लोग थे वो आक्रोशित होंगे। जब जरूरत नहीं है पुलिस तो फिर आने की जरूरत क्या है? पुलिस वहां पे सक्षम है आपकी हिफाजत करने के लिए। पुलिस उनकी ऑफिसर्स है उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए जो पुलिस है वो सक्षम है। इसमें जरूरत क्या थी? इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज है, पॉलिटिकल है, कहीं ना कहीं सीआरपीएफ के लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे के बिल्कुल केंद्र सरकार के इशारे पे सीआरपीएफ वहां पे गई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो सीआरपीएफ के अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं से वैसा मैसेज है, इस वजह से गए। जरूरत तो थी नहीं, जरूरत ही नहीं जाने की। तौसीफ जी बात को रुके, मैंने सुन लिया आपकी बात का लबो-लबाब यही है एक लाइन में कि सीआरपीएफ को जाने की जरूरत नहीं। 6 जनवरी 2024 को शाहजहां के घर जब रेड हो रही थी वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेश बॉर्डर पे है, तो ईडी की टीम पर हमला करके 3 अधिकारियों का सर फोड़ दिया गया था और धारा 144 लगी थी। साहब, सारी निषेधाज्ञा को तोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता गड़ा सा फरसा लेकर पहुंचते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का बयान आता है, जनता में आक्रोश है, कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस के नेता सेंधरा करने का, ढेलमुड़ा निकालने का आह्वान करते हैं। तो ईडी को जो पीएमएलए में शक्तियां दी गई है आर्टिकल 54 में, उसके तहत अगर वो सुरक्षा में केंद्रीय एजेंसी उसको बुलाते हैं, शक्तियों का मिसयूज हो रहा है, वो केंद्र सरकार के माध्यम से मिसयूज हो रहा है। जबरदस्ती परेशान करना है। माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, परेशान करना है। इसके अलावा आपके पास कुछ है नहीं है कि सत्तारूढ़ दल कह रहे हैं कि सीआरपीएफ को वहां जाना नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।